हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली हेडलाइन दैनिक जागरण ने अपने पेज पर बनाई है वो है, हाई कोर्ट ऐसे आदेश ना दे जिन पर अमल असंभव हो। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति राम भरोसे है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज भी जताया है और उनके द्वारा दिए गए कुछ आदेशों पर रोक भी लगाई है। तो उत्तर प्रदेश के कस्बों और गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे बताते हुए छोटे कस्बों और गांवों में इलाज की सुविधा बढ़ाने के बारे में दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मई के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश ऐसे वक्त उसके अमल की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन पर अमल संभव न हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए इलाज के इंतजामों और टीकाकरण पर विस्तृत आदेश दिए थे जिन पर अमल को मुश्किल बताते हुए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने क्या दिए थे आदेश? एक महीने हाईकोर्ट के आदेश जो दिए गए थे वो है कि एक महीने में प्रदेश के बी और सी श्रेणी के हर कस्बे में 20 एम्बुलेंस और प्रत्येक गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। सभी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में हर बेड पर ऑक्सीजन सुविधा होनी चाहिए। जिन अस्पतालों में 20 बिस्तर से ज़्यादा है वहां 40% बेड आईसीयू और उसमें 50% में बीपैप मशीन की सुविधा हो। 30 बिस्तर से ज़्यादा के अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट हो। 4 महीने में 5 मेडिकल कॉलेज को संजय गांधी पीजीआई की श्रेणी के पीजी मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाए। धार्मिक संगठनों को दान देकर आयकर का लाभ पाने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को अपना दान वैक्सीन के लिए देने को कहा जाए। बड़ी मेडिकल कंपनियां वैक्सीन का फार्मूला लेकर वैक्सीन उत्पादन शुरू करें। सरकार दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ सख्त कदम उठाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना से जंग को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टरों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की सराहना करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई रूप बदलने वाले धूर्त वायरस के खिलाफ है। इससे बच्चों को बचाकर रखना है। हमारे सामने अब ब्लैक फंगस की चुनौती भी है। हम मिलकर इससे लड़ेंगे और इसे हराएंगे। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अभी गांवों पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए नया मंत्र है, जहां बीमार वहां उपचार। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चिकित्सकों और अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। कमिश्नरी सभागार में मौजूद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, बीएचयू, मंडलीय अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल के प्रभारियों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने संक्रमण की अब तक की स्थिति के साथ ही तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की जानकारी ली है। कहा है कि हमें तैयारी चुस्त दुरुस्त करनी होगी। डॉक्टर और अफसर कोरोना नियंत्रित करके अपने अनुभव साझा करते रहें ताकि पूरे देश को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट हेडिंग है कि ब्लैक फंगस से निपटने को सरकार ने झोंकी ताकत। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राज्यों को ब्लैक फंगस संक्रमण को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के निर्देश के अगले दिन आईसीएमआर ने इसकी पहचान, जांच और इलाज के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इसके इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवा एन्फोटेरिसिन बी का उत्पादन बढ़ाने के उपायों के साथ साथ आयात पर भी विचार शुरू कर दिया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के 17 प्रतिष्ठित डॉक्टरों की सलाह से तैयार दिशा निर्देशों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने फंगल संक्रमण के शुरुआती लक्षणों की सूची दी है। ऐसे लक्षण सामने आने के बाद कोरोना के मरीजों को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने वाली दवाओं के साथ साथ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल तत्काल बंद करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पर्यावरणविद
और सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से निधन। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित होने के कारण 94 वर्षीय बहुगुणा का 8 मई से ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में उपचार चल रहा था। शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम को ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक जताया। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली में काबू में आ रहा कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे। राजधानी में कोरोना संक्रमण पर काबू में आता दिखाई दे रहा है। कोरोना करीब 47 दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली की संक्रमण दर 5% से नीचे दर्ज की गई। इसमें पहले 4 अप्रैल को संक्रमण दर 4.64% दर्ज की गई थी। चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमण दर की घटती रफ्तार को देखते हुए जल्द ही दिल्ली के हालात सामान्य होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि अभी लोगों को मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इधर दिल्ली में नए मामले घटने से कंटेनमेंट जोन की संख्या भी तेजी के साथ कम हो रही है। पिछले 3 दिनों में ही राजधानी में 7400 कंटेनमेंट जोन कम हो गए हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के सबसे कम 94 नए मामले 16 फरवरी को आए थे। उसके बाद 24 फरवरी को 200 नए मरीज मिले थे। फिर लगातार मामले बढ़ते चले गए। ऐसे में 24 फरवरी को राजधानी में दूसरी लहर की शुरुआत मान लिया जाए तो दिल्ली में अब तक 7,75,778 नए मरीज मिल चुके हैं। अरुणाचल सीमा पर चीनी हरकतों से सतर्क रहे सेना, ये स्टेटमेंट दिया है नरवाने ने। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते 1 साल से जारी सैन्य गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर से लगी उत्तरी सीमा पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेते हुए समीक्षा की है। सेना प्रमुख ने इस दौरान सैनिकों की जबरदस्त सजगता की तारीफ करते हुए LAC पर बेहद सतर्क रहने और सीमा के उस पार से चीनी गतिविधियों को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। पूर्वी लद्दाख के इलाकों में LAC के पार चीनी सेना की हाल के दिनों में बढ़ती सक्रिय गतिविधियों को देखते हुए सेना प्रमुख का अरुणाचल सिक्किम में लगी सीमाओं का जायजा लेना अहम है। 2 दिन की यात्रा पर गुरुवार को दीमापुर पर पहुंचे जनरल नरवाने ने पहले दिन अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन की सीमाओं पर सेना की ऑपरेशनल गतिविधियों की समीक्षा की। वहीं शुक्रवार को पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से म्यांमार से लगी सीमा की सुरक्षा चुनौतियों का जायजा लिया गया। इस समीक्षा बैठक में दीमापुर के सैन्य हेडक्वार्टर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू और जनरल ऑफिसर कमांडिंग समेत सेना के तमाम वरिष्ठ सैन्य अफसर मौजूद थे। चीनी सेनाओं की LAC पर सक्रियता और पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के मद्देनजर भारतीय सेना चीन से लगी पूरी सीमा पर अपनी तैनाती और सतर्कता में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। विशेषकर अरुणाचल और सिक्किम में लगी सीमाओं पर चीन के पुराने खुराफात को देखते हुए सेना की चौकसी पहले से कहीं ज़्यादा है। वैक्सीन की जरूरत पूरी करने अमेरिका जाएंगे एस जयशंकर। कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त भारत को अमेरिका से भरपूर मदद मिल रही है, लेकिन इस लड़ाई में भारत को जिस चीज़ यानी वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे देने को लेकर स्थिति खास स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर जब वाशिंगटन में बाइडेन प्रशासन के आला अधिकारियों से मिलेंगे तो कोविड वैक्सीन की आपूर्ति से जुड़े मुद्दे पर बातचीत प्राथमिकता में होगी। जयशंकर सोमवार यानी 24 मई से अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर होंगे। अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद किसी भी भारतीय मंत्री की यह पहली अमेरिकी यात्रा होगी। जयशंकर की अमेरिका में निजी उद्यमियों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ नए सप्लाई चेन व्यवस्था को लेकर भी बातचीत होगी। विदेश मंत्री की तरफ से जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि 24 से 28 मई के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर होंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस से उनकी मुलाकात संभव है। वाशिंगटन में जयशंकर अपने समकक्ष एंटोनी
ब्लिंकेन के साथ चर्चा करेंगे। वहां उनकी दूसरे कैबिनेट मंत्रियों और द्विपक्षीय रिश्तों को देख रहे दूसरे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इस साल पूरी वयस्क आबादी को लग जाएगी कोरोना वैक्सीन। ये बोला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोविड से बचाव की वैक्सीन के उत्पादन और आयात के मामलों में भारत इस स्थिति में है कि वह इस साल के अंत तक अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण कर देगा। शुक्रवार को यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कही है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की स्थिति पर समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में वर्धन ने कहा कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच भारत के पास 216 करोड़ वैक्सीन खुराक उपलब्ध होंगी, जबकि जुलाई तक 51 करोड़ खुराकें इस्तेमाल के लिए खरीद ली जाएंगी। कोरोना वायरस के भविष्य में संक्रमण की आशंका पर वर्धन ने कहा कि उसका बच्चों पर ज़्यादा असर हो सकता है। हम भविष्य की सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप के मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक में हुई चर्चा के संबंध में यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, और पहली न्यूज़ है कि दिवालिया कानून से नहीं बच सकेंगे कारपोरेट लोन के पर्सनल गारंटर। दिवालिया कानून की प्रक्रिया से बचने की जुगत कर रहे कारपोरेट घरानों के नामी गिरामी प्रवर्तकों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि IBC से जुड़े एक मामले में शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दिवालिया प्रक्रिया में शामिल कंपनियों को कर्ज दिलाने में पर्सनल गारंटी देने वाले प्रवर्तकों से वसूली की छूट बैंकों को दे दी है। बैंक अब कारपोरेट गारंटी देने वालों की परिसंपत्तियों को बेचकर वसूली कर सकेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में अधिसूचना जारी की थी, जिसके खिलाफ अनिल अंबानी, कपिल वाधवा, संजय सिंघल, वेणुगोपाल धूत समेत 75 लोगों ने याचिका दी थी। जानकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को IBC लागू करने के संदर्भ में एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। देश में कोरोना की वजह से जब बैंकिंग सेक्टर में फंसे कर्जों के मामले और बढ़ने के आसार हैं, तब यह फैसला ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। दिवालिया प्रक्रिया के कई मामलों में दिवालिया होने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों ने बैंक लोन के लिए अपनी पर्सनल गारंटी दी है। अब इन सभी से वसूली की प्रक्रिया बैंक शुरू कर सकते हैं। वसूली नहीं होने की स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिवालिया घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि RBI भरेगा सरकार का खजाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय सरकार को अपने रिजर्व फंड से 99,122 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने का फैसला किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में निदेशक बोर्ड की विशेष तौर पर बुलाई गई वर्चुअल बैठक में यह फैसला किया गया है। फैसला इस संबंध में कुछ साल पहले पूर्व RBI गवर्नर डॉक्टर विमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। केंद्रीय बैंक की कुल पूंजी का 5.5% बफर के तौर पर आरक्षित रखने के बाद यह राशि निकाली गई है। कोरोना की वजह से सरकार के खस्ताहाल राजस्व की स्थिति को देखते हुए यह योगदान केंद्र सरकार को काफ़ी मदद देगा। RBI बोर्ड ने बैंक के वित्तीय वर्ष को जुलाई से जून की जगह अप्रैल से मार्च करने का भी फैसला किया है। आम बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों व RBI से लाभांश के तौर पर 53,510 करोड़ रुपए हासिल करने का अनुमान लगाया था। फिलहाल अकेले RBI से ही इससे 2 गुनी राशि मिल रही है। पूर्व में इस फंड को केंद्र को ट्रांसफर नहीं करने के पीछे एक तर्क दिया जा रहा है। इसमें बाजार में तरलता बढ़ेगी व महंगाई भी तेज हो सकती है। लॉकडाउन में 5.5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित 19 राज्यों में लॉकडाउन के जून तक जारी रहने से इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। SBI इकोरैप की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मई में बिजनेस इक्विडिटी इंडेक्स साल भर
के निचले स्तर पर आ गया है। 17 मई को समाप्त सप्ताह में इंडेक्स 62.6 रहा है। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मई को समाप्त सप्ताह में इंडेक्स 58.7 दर्ज किया गया था। एडिटोरियल पेज पर आते हैं। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है हमारा, वो है देश की आंखें खोलने वाला फैसला। और ये आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। करीब 2 सप्ताह पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने धार्मिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रत्येक संप्रदाय के अधिकार संबंधी एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले पर सारे देश को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पेरम्बलूर जिले के कड़तूर गांव का विवाद पहुंचा, जिसमें हिंदू पक्ष ने वर्षों से निकाली जा रही रथ यात्राओं के मार्ग को मुस्लिम पक्ष के दबाव में सत्र न्यायालय द्वारा सीमित कर दिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। इस बात को ध्यान देने योग्य है कि लगभग सभी प्राचीन मंदिरों में परंपरा के अनुसार वर्ष में एक बार मंदिर के मुख्य विग्रह का धातु स्वरूप आसपास के क्षेत्र में परिक्रमा के लिए ले जाया जाता है। चूंकि उत्तर भारत में मुश्किल से ही कोई प्राचीन मंदिर शेष है, इसलिए यहाँ यह परंपरा प्रायः लुप्त हो गई है। परंतु दक्षिण भारत के कई मंदिरों में इस परंपरा का निर्वाह पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाता है। करतूर के 4 प्रमुख मंदिरों की रथ यात्रा भी 2011 तक निर्विघ्न रूप से निकलती रही है, लेकिन 2012 में जमात ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि चूंकि गांव में मुस्लिम आबादी अधिक है और इस्लामिक मान्यता में मूर्ति का पूजा शिर्क यानी पाप है, इसलिए रथ यात्रा और हिंदू उत्सवों पर मुस्लिम इलाकों में रोक लगाई जाए। यह दलील घोर असहिष्णुता के साथ साथ दुस्साहस की भी मिसाल थी। जमात को कड़ी फटकार लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस कृपाकरण और जस्टिस वेलमुरुगन की पीठ ने पूछा कि समूह धार्मिक हो सकते हैं और व्यक्ति सांप्रदायिक, परंतु क्या सड़कें भी मजहबी हो सकती हैं? हिंदू पक्ष को पूर्व की भांति गांव के सभी मार्गों से यात्रा निकालने की अनुमति देते हुए पीठ ने जमात को याद दिलाया कि उसका तर्क मान लिया जाए तो हिंदू बहुल भारत के अधिकांश हिस्सों में न तो कोई मुस्लिम आयोजन हो पाएगा और न ही किसी जुलूस को निकालने की अनुमति दी जा सकती है। यह अत्यंत दुख का विषय है कि हिंदुओं को भारत में बहुसंख्य होते हुए भी पूजा जैसे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। इस प्रकरण का चिंताजनक पहलू यह भी है कि जमात ने अपने कट्टर मजहबी दुर्ग्रहों को एक पंथ निरपेक्ष देश की न्यायपालिका में तर्क के रूप में पेश करने का दुस्साहस किया है। हालांकि इस भ्रष्टता की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है, यह अपने सरिया और निजाम को गैर मुस्लिमों पर थोपने की प्रवृत्ति और बढ़ते सलाफी बहावी प्रभाव के साथ साथ शासन की लगातार ढिलाई का परिणाम है। यह बढ़ते कट्टरपन और उस पर शासकीय उदासीनता का ही परिणाम है कि देश भर में रामनवमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे जुलूसों को या तो रोकने का प्रयास होता है या फिर उन पर पत्थरबाजी की जाती है। प्रशासन भी शांति व्यवस्था को दुस्साहस लेकर सर्क विरोध रूपी कट्टरता के आगे घुटने टेकता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार ने और बंगाल की ममता सरकार तो इस मामले में काफ़ी बदनाम रही है। यह लचर शासकीय रवैये का ही नतीजा है कि हिंदू शोधकर्ताओं के मार्ग परिवर्तित किए जाते हैं। इसी तरह तेनकासी के संबलकम गांव में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद पुलिस ने हिंदू पक्ष को सुने बिना निर्माणाधीन मंदिर को ढहा दिया था। यह मूर्ति पूजा के खिलाफ बढ़ते कट्टरपन का ही नतीजा था कि मूर्ति भंजन और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं आम हो गई हैं। यह और भी दुखद है कि तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया इस प्रकार की घटनाओं पर चुप्पी साधे रखता है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेनिश फ्लू की याद दिलाने वाला कोरोना, और यह आर्टिकल लिखा है बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी द्वारा। लगभग एक सदी पहले इन्हीं दिनों यानी 29 मई 1918 को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर लौटे सैनिकों की एक टुकड़ी पानी के जहाज से बंबई के समुद्र तट पर पहुंची थी। इनमें कई सैनिक स्पेनिश फ्लू से ग्रस्त थे। बंबई, जो कि आज मुंबई है, से ट्रेनों द्वारा घर लौटने वाले इन सैनिकों के जरिए यह फ्लू पूरे भारत में फैल गया। गांधी जी का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। गांधी जी के बड़े पुत्र हरिलाल की पत्नी गुलाब
और बेटी शांति राजकोट में फ्लू का शिकार हुई। दोनों की मृत्यु हो गई। जब गांधी को जानकारी मिली तो वह साबरमती आश्रम में रो पड़े। उस समय पूरी दुनिया स्पेनिश फ्लू से आक्रांत हो रही थी। स्पेनिश फ्लू को भारत में मुंबई फीवर या बॉम्बे एफ्लुएंजा भी कहा जाता था। इस महामारी से परिवार के 2 लोगों को खोने के बाद भी गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। उन दिनों वह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग करने हेतु लोगों को गांव-गांव घूमकर प्रेरित कर रहे थे। इसी दौरान वह बीमार पड़े और उनका शरीर काफी क्षीण हो गया। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक रात तो मैंने बिल्कुल आशा ही छोड़ दी थी। ऐसा आभास होता है कि अब मृत्यु समीप है। यह समझकर कि मृत्यु समीप है, साथियों से गीता पाठ सुनता रहा। 1 अक्टूबर को अंतिम समय जानकर कलकत्ता से बड़े बेटे हरिलाल और देवदास को मद्रास से बुला लिया। अस्वस्थता के कारण महात्मा गांधी बंबई में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। यह अधिवेशन माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। 1 सदी पहले भी लोग घरों में बंद हो गए थे क्योंकि स्पेनिश फ्लू का कोई इलाज या टीका नहीं था। स्पेनिश फ्लू और वर्तमान कोरोना महामारी में काफ़ी कुछ समानताएं हैं, कुछ फर्क भी है। स्पेनिश फ्लू से भारत में यूरोप की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे, जबकि कोरोना में भारत की तुलना में अमेरिका यूरोप में लोग ज़्यादा मरे हैं। स्पेनिश फ्लू का शिकार होने वाले अधिकतर लोग 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के थे। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में भारत में मरने वालों में अधिकतर बुजुर्ग थे, लेकिन दूसरी लहर में उसने युवाओं को भी चपेट में ले लिया है। स्पेनिश फ्लू के समय ग्रामीण आबादी ने बड़े शहरों का रुख किया था, जबकि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग महानगरों से गांव की ओर लौटने को विवश हुए हैं। मनुष्य ने प्लेग, हैजा, इबोला, सॉर्स, स्पेनिश फ्लू, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि पर विजय हासिल की है। कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी पर भी विजय पा ली जाएगी। बस देखना है कि ऐसा कब होगा। नेक्स्ट है कि एक और महामारी, तो कोरोना वायरस से उपजी के बाद जो ब्लैक फंगस महामारी आई है उस पर कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो ये WHO ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये बताया है कि कम बताई जा रही है कोरोना से मौतों की संख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अंदेशा जताया है कि आधिकारिक तौर पर कोरोना से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम बताई जा रही है। यह अनुमान है कि कोरोना से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मरने वालों की वास्तविक संख्या 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। इधर दुनिया भर में लगातार दूसरे दिन 6.5 लाख से ज़्यादा नए मामले पाए गए हैं और 12,700 से अधिक की जान चली गई है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने शुक्रवार को अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि हम संभवतः कोरोना से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हो रही मौतों का काफ़ी कम आंकड़ा देख रहे हैं। WHO के डाटा के अनुसार गुरुवार तक दुनिया भर में कोरोना से 34 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये आज का यानी 22 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।